बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी का अपने आप को अहम कानून साजी से बचाए जाने का इंकशाफ हुआ है और हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर तरमीमी बिल में ग्रेड 16 से 22 के अफसरान को असासे आम करने का पाबंद बनाया गया है। मजीद तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा एक्सूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे सिंध के शहर कराची का। कराची में जहां पर सरकारी अफसरान की मिली भगत से अरबों रुपए की जायदादों के जाली दस्तावेजात तैयार करने का स्कैंडल सामने आया है और इसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमशेद टाउन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिकॉर्ड ऑफिस समेत दीगर अफसरान के मुलव्वस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जनूबी पंजाब की। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में गैर कानूनी भर्तियों और जायद अदायगियों का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। आपको बताएं कि 275 डेली वेजेस मुलाजमीन को हुकूमती क़वायदो ज़वाबित के खिलाफ भर्ती किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी का अपने आप को अहम कानून साजी में बचाए जाने का इंकशाफ सामने आया है और हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर तरमीमी बिल में ग्रेड 16 से 22 के अफसरान को असासे आम करने का पाबंद भी बनाया गया है, जबकि हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम IMF की तजवीज़ पर की है। आपको बताएं कि तरमीम में कहा गया है कि असासों के जाहिर करने में सिविल सर्वेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक से। रियाज, सब तो बताएं ना हमें कि ये मामला आखिर है क्या, डिटेल्स क्या हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। हुआ ये कि 2021 में जब IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे तो तब भी IMF की ये शर्त थी कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो 17 से लेकर 22 ग्रेड तक के जो CSS के थ्रू कम्पिटिटिव प्रोग्राम के थ्रू आते हैं और ज़ाहिर है बड़ी अहम पोजीशंस पे होते हैं, चाहे वो 17 में हो और ऑनवर्ड जब वो 22 तक जाते हैं फेडरल सेक्रेटरी बन जाते हैं या इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जब वो हेड होते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वो होते हैं और अरबों रुपए के फैसले वो करते हैं। ख़ासतौर से जो बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें इंटीरियर है, इसके अलावा वाटर एंड पावर है और मतलब आप चलते जाएँ ओगरा वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होते हैं जो अरबों रुपए के फैसले करते हैं। तो IMF ने कहा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इतने बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन जो सियासत उनके साथ काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो असल मशीनरी होती है सिस्टम का, जो कॉग व्हील्स होते हैं गवर्नेंस का किसी भी मुल्क का, उनके असास से उनकी तफसीलात किसी तौर पे सामने नहीं आती और कुछ अरसे बाद हमें जो है वो डिटेल्स मिलती है कि जनाब फलाना ब्यूरोक्रेट तो जो था वो इस स्कैंडल में पकड़ा गया, ये स्कैंडल था, पंजाब हो चाहे मुख्तलिफ जगहों पे हो। तो ऐसे करते हैं कि इनके असास से पब्लिक किए जाएँ। तो 2021 में कोशिश हुई, वो नाकाम हुई। अब जब इस वक्त जब 2024 में मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ, तो ये बात तय हुई थी 23 में भी और 24 में भी। ख़ास तौर से 24 में बहुत ज़्यादा थ्रेडबेयर इस पर डिस्कशन हुई और इसमें कहा गया कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे 17 से 22 के, वो अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे और ये असासे पिछली मरतबा की निस्बत ज़रा डिफरेंट होंगे। पहले ये होता था कि असासे डिक्लेयर ये होता था कि असासे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवा दिए जाते थे, जितने 12 केडर्स हैं, चाहे वो फॉरेन ऑफिस है, चाहे वो सेक्रेटरी ग्रुप है, चाहे वो OMG ग्रुप है या उसको जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो समझा जाता है। असासों के हवाले से ही ये डिबेट क्यों सामने आई है और क्यों छुपाए क्यों जा रहे हैं, और अगर आज जाहिर करने का कहा जा रहा है तो उसकी बेसिक रीजन क्या दी जा रही है? ये जो सारे ग्रुप्स हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जितने पाकिस्तान मैनेजमेंट सर्विस के जो ग्रुप हैं, तो उनके जो असासे हैं वो ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जाएंगे बल्कि वो FBR की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड जो है वो अपलोड करेंगे पोर्टल पे और उसके बाद आवाम के लिए अवेलेबल होंगे। जिस तरह किसी सेनेटर के और किसी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान होते हैं उनके असासे अब जो है वो इलेक्शन कमीशन पब्लिक करता है और वो सामने आते हैं और फिर मीडिया उसकी स्क्रूटनी करता है और बाकायदा तौर पे देखता है कि कितने इतने सालों में जब ये सियासतदान थे किन किन सालों में तो कितने इनके असासे बढ़े। तो इन ब्यूरोक्रेट्स को डर इस बात का था कोई भी बंदा अब एहतसाब के दायरे से बाहर नहीं रहेगा, सबका एहतसाब होगा और सबको पता होगा कि किसके कितने असासे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब IMF ने इस तरह की शर्त लगाई तो दिलचस्प बात यह है
कि ज़राए ने बताया कि 2 मरतबा कोशिश की गई, रिक्वेस्ट की गई IMF से, हुकूमत की तरफ से, अच्छा। कि जो सिविल सर्वेंट्स के या ब्यूरोक्रेट्स के असासों का मामला है, इसको खुदारा पब्लिक करने का जो मामला है, इस पर आप दबाव न डालें। लेकिन दोनों मरतबा IMF ने इस शर्त को मुस्तरद कर दिया और बाकायदा तौर पर जोर दिया इस क्या बात पर कि मकसद है, बाकायदा तौर क्योंकि पे जिस तरह आपने से वो इतना जोर डाल रहा है कि असासे जाहिर किए जाएं, IMF के क्या मकासद हैं इसके पीछे के असासे जाहिर करने के? देखें, IMF के दर एक लार्जर इंटरेस्ट में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में जो दिलचस्प बात है वो यही है कि वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए और आवाम को पता चले कि किसी वजारत में 19 का, 20 का, 21 का, 22 ग्रेड का जो अफसर मौजूद है उसके असासे क्या हैं, और क्या वो, अगर वो ओगरा में बैठा हुआ है, वो नेपरा में बैठा हुआ है, वो पेपरा में बैठा हुआ है और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उसमें बैठा हुआ है, या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में है, पावर मिनिस्ट्री में है और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, तो उसके असासे क्या थे, 2 साल पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा, एक तो आवाम को पता चलता रहेगा, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो ऑफिसर होंगे वो कोई बड़ा हाथ मारने से जो है वो बाज आएंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो एक और शर्त थी वो ये थी कि ना सिर्फ उनके बल्कि फैमिली के बच्चों के असासे जो है वो ख़ानदान के, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के जो असासे हैं जो ज़ाहिर एडल्ट होंगे वो बाकायदा तौर पर होंगे, उनके नाम पे बात ये होता है, अपने नाम पे कुछ नहीं लेते या अहलिया के नाम पे कुछ नहीं लेते, बच्चों के नाम पे जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ले ली। तो इसका मकसद ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए और उस ब्यूरोक्रेट को, उस अफसर को पाबंद किया जाए कि वो मामलात को शफाफियत के साथ आगे लेके जाए, और वो कहीं बैठता तो है तो उसके दिल में खौफ होगा कि जिस तरह से अगर मैंने कहीं पे कुछ ऊपर घर लिए हैं, जोर कुछ डाल रही प्रॉपर्टीज है, ली हैं। हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है, तो क्या हुकूमत अब नई कानून साजी के हवाले से कुछ सोच रही है या नई कानून साजी हमें देखने को मिलेगी? जी, नई कानून साजी तो होगी और हमारी आज की स्टोरी का मकसद ही ये है कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया है और उस कानून साजी की जो एक शिक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये असासे पब्लिक होंगे, FBR की वेबसाइट पे होंगे और डिजिटली जो है वो शेयर किए जाएंगे, लेकिन इस के दौरान पब्लिक इंटरेस्ट का एक इशू तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखा जाएगा। तो उनकी प्राइवेसी के चक्कर में असल वारदात यहाँ पे हुई है कि उनकी प्राइवेसी के चक्कर में उनकी जो जायदादें हैं, उनकी अपार्टमेंट्स हैं, मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं, उनकी जो तफसीलात हैं वो शेयर नहीं की जाएंगी। एक बार फिर से बचा कहा जाएगा उनकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं। जी, तो ये एक मुझे 2-3 ज़िम्मेदार ऑफिसर्स ने बताया कि ठीक है, हमारी भी अपनी भी जो है वो एसेट्स मौजूद हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारी उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस कानून को इसमें डाला गया है, क्योंकि अब ये हो गया कि एक बड़ी जो एक मीटिंग थी सेक्रेटरीज वगैरह की और बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसमें मौजूद थे, उसमें जो है वो बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमने ये शिक डाली है। और उसके बाद जनाब जब ये पब्लिक भी होगा तो जिस तरह सियासतदानों का होता है कि जनाब DHA लाहौर में या फलानी जगह जो हाउसिंग सोसाइटी है या अमेरिका में या पाक लेन में, बरतानिया में या कहीं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तफसीलात जिस तरह इलेक्शन कमीशन जारी करता है आती हैं, पब्लिक होती हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट है उनकी प्रॉपर्टीज को इस तरह डिस्कस नहीं किया जाएगा। एक जेनेरिक सी गुफ्तगू आएगी, 5 उनके प्लॉट्स हैं और उनके 3 बैंक अकाउंट्स हैं और उनमें इतनी रकम है, या इस तरह की एक जो है वो जिसे हमारे आम जुबान में हम कहते हैं एक होम्योपैथिक किस्म की, एक गैर मौसर किस्म की, टूथलेस किस्म की जो है वो डिटेल सामने आएंगी जिसको आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकेंगे, जिसका हुई है वो भी गैर मौसर हो जाएगी। वो कानून साजी गैर मौसर नहीं होगी, बल्कि वो गैर मौसर है। इस वक्त वो कानून जो है वो कौमी असम्बली से पास हो चुका है, वो सेनेट से पास हो चुका है, गज़ेट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट उस पर साइन कर चुके हैं और वो आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, वो कवानीन का हिस्सा बन चुका है। सिविल सर्वेंट जो एक्ट है उसमें ये तरमीम कर दी गई है, ये तरमीम उसका हिस्सा बन गई है। लेकिन वो गैर मौसर कानून साजी है, यानी जिस तरह 2021 में हुआ था कि वहाँ पे कानून साजी IMF के कहने पर तो कर दी गई, लेकिन उसका असर जो था वो किसी तौर पर नहीं हो सका। और इस कानून साजी में भी बेसिकली IMF के साथ हाथ किया गया है कि वो तमाम जो तफसीलात एसेट्स की, प्रॉपर्टीज की, गैर मौसर कानून साजी की गई है।
जी बिल्कुल, न सिर्फ गैर मौसर कानून साजी की गई है बल्कि IMF को बेवकूफ़ बनाया गया है और उनकी जो सिफारिशात थी उनका बुनियादी मकसद ये था कि शफाफियत लाई जाए, जिसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, और अकाउंटेबल ठहराया जाए इन ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि वो कल कोई बड़ा इक़दाम उठाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, यानी अगर वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, पावर मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करते हैं तो किसी को अनड्यू फायदा ना दे सकें, किसी को गैर जरूरी तौर पे कोई फायदा ना दे सकें, और एक पार्टी का हक पहुंचता है उसको वो उसके हक से महरूम कर सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी हैं तो वो दायरा उसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसके बदले उनको जो चीज़ गिफ्ट की जाती है, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है, ज़ाहिर वो उन्हीं को दी जाएगी, उनके बच्चों के नाम हो सकती है, तो उन चीज़ों से वो बच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि मुफाद आमा हो, रियासत का फ़ायदा हो, अवाम का फ़ायदा हो, लेकिन उस चीज़ से जो है वो उस कानून साजी जो है वो इतनी गैर मौसर किस्म की कर दी गई है। और ये पिछले दिनों 2-3 पॉलिटिशियन से मेरी इस बारे में गपशप हुई, मुस्लिम लीग नवाज़ के, और उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है, बल्कि एक पीपल्स पार्टी की खातून भी थी, उन्होंने कहा कि ये तो इतने इंतहाई अफसोस की बात है, बल्कि हमें भी इस तरह की कानून साजी लेनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं चाहे वो मुल्क के बाहर हैं, वो भी किसी को पता ना चलें। तो ये इंतहाई जो है चालाकी से और मकारी से किस्म की, मैं कहूँगा, ब्यूरोक्रेट्स ने ये चीज़ जो है वो हुकूमत से मंजूर करवाई है, और उसमें इंतहाई अहम कानून साजी जहाँ से बहुत से लोग अकाउंटेबल ठहर सकते थे, लेकिन अब नहीं हो सकेगा। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। और एक तरफ सिविल सर्विस जो रिफॉर्म्स हैं उसकी बात हो रही है, तमाम चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे, ज़्यादा असासों के मालिक हैं कि उनको ये खौफ है कि अगर ये असासे जाहिर हो गए तो हमारा भी एहतसाब शुरू हो जाएगा, इस वजह से ये सारी हिचकिचाहट दिखाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बाज़ाहिर ये लगता है। और मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने, जो अब रिटायर्ड हो गए हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे थे, बड़े नॉन है, और अब भी उनसे गपशप गाहे बगाहे होती रहती है, उन्होंने मुझे एक मरतबा एक बात बताई और बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि एसेट डिक्लेरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक किस्म का फेक एक किस्म का जो है वो एक एक्ट है, और जो मौजूदा IMF ने किया है, जिसको इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब वो FBR की वेबसाइट पे होंगे, जो है वो डिजिटली जो है वो सारी जो चीज़ें डिटेल्स आएंगी ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो उनका ये बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मादी में ये होता है, बल्कि आजकल उनके जो नए नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो आते साथ ही वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है अपनी एसेट्स में डिक्लेयर करते हैं, ताकि जब वो 17 के हैं तो ये करते हैं, जब वो 19, 20, 21 में आए तो जब वो इतनी प्रॉपर्टीज अगर वो बना लेते हैं 8, 10, 12 करोड़ रुपए की, तो कोई उनसे पूछ ना सके, और वो प्रॉपर्टीज ऐसे उस वैल्यू की जो है वो वर्थ की उनके पास ना सिर्फ कैश होती है बल्कि प्रॉपर्टीज भी होती है। जब वो 20, 21 में पहुंचते हैं तो कल को अगर उनसे कोई पूछे, वो कहेंगे जनाब हम 17 में आए थे, हम तो खानदानी जो है वो रईस हैं और खानदानी अमीर हैं। तो उनका ये एक बड़ी अजीब व गरीब और सैड प्रैक्टिस की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो 17 ग्रेड में अफसर आ रहा है वो पहले से ये जहन बना के आ रहा है कि उसने 20-21 में जाके या 19-20 में जाके करप्शन करनी है, क्योंकि सूबों में जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं और जो कमिश्नर्स होते हैं, तो वो तो बहुत बड़े उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनके पास पूरे जो है वो इलाके होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या क्या उनके पास कर सकते हैं और सियासतदानों के साथ वो मिलके क्या कुछ करते हैं, बहुत सी ऐसी तफसीलात हैं जो फिर कभी हम डिटेल शेयर करेंगे। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि उन चीज़ों को जा रहा है हर तरह से कि कानून साजी भी हो गई है और एक कैप भी दे दिया गया उनको, ताकि वो कवर्ड भी रहें। जी बिल्कुल, ये तो मुकम्मल तौर पे ऐसा हो रहा है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी थी वो सारी ऑन बोर्ड थी इस मामले में। और हर दफ़ा ये रोना रोते हैं जब नैब के हवाले से नई तरामीम आती हैं तो ब्यूरोक्रेट कहते हैं जनाब हमें हरासा किया जा रहा है, ये जो नए कवानीन हैं इनको रोकना चाहिए और ये जो है वो गैर मौसर होने चाहिए, क्योंकि हम तो आज़ादाना काम नहीं कर सकेंगे, हम साइन करने लगते हैं, हमें खौफ रहता है। भाई इसका इन तमाम कानून साजियों का मकसद ये होता है कि आपके दिल में खौफ हो। अगर कोई चोरी चकारी नहीं है, मुझे याद है कि 2019, 20, 21 की बात है कि एक मरतबा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर थे, मैंने उन्हें कहा कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ये बताते हैं कि जो नैब की नई जो कानून साजी हुई है उसमें जनाब ब्यूरोक्रेट्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, मैं गलत काम करूंगा तो मुझे खौफ होना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे बुला लें, 100 मरतबा बुला लें, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। उन्होंने कहा खौफ उन लोगों को है जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है, किसी को फेवर दी हुई है। कई ऐसे अफसरान हैं जब वो नैब के साथ जो है वो जाके बातचीत करते हैं तो उनके जो है वो चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो फिर वो शोर मचाना शुरू कर दिए थे कि जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है।
तो ये देखें, ये सारा अफसोसनाक अमल है। और लेकिन रियाज, ये सारी सूरत हाल तो हो गई क्योंकि IMF इसके हवाले से जोर दे रहा था कानून साजी की जाए, इन्होंने कानून भी बना दिया, कैप भी दे दिया। तो IMF क्या इस तमाम सूरत हाल से मुतमईन है? मेरा ख्याल है कि अब जब IMF के सामने तफसीलात आएंगी तो यकीनन वो उस पर ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे बल्कि हुकूमत को कहेंगे कि जनाब, क्योंकि अभी जो पहली जो डिजिटल जो एसेट्स की डिक्लेरेशन थी वो अभी तक FBR की वेबसाइट पे अपलोड होनी है। अब जो अपलोड होगी उस पर मीडिया क्रिटिसिज्म होगा जिस तरह हम कर रहे हैं, और उसको ज़ाहिर IMF मॉनिटर भी करता है। तो जब वो आएगा, छपेगा और TV पे ऑन एयर होगी वो सारी तफसीलात, तो उसके बाद यकीनन IMF जो है वो इसका नोटिस लेगा। और आइंदा जब भी बोर्ड रिव्यू की मीटिंग होगी तो यकीनन वो इस मामले को उठाएंगे कि आपने किस किस्म की जो है वो कानून साजी की है जो टूथलेस है, जो गैर मौसर है, और आपने शायद आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो शायद हमारा जो वाहिद जो है वो TV चैनल है, पहला इस मामले को जो है वो 92 न्यूज़ पे हम उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी कानून साजी हुई, लेकिन उसमें बाकायदा तौर पर IMF को और पाकिस्तान की आवाम को जो है एक किस्म का मामू बनाया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे मैंने कहा, नून लीग के कुछ मेरी 1-2 वज़रा से जो है वो 2 दिन पहले मुलाकात हुई, और जब इन पर डिस्कशन हुई उनका यकीनन बिल्कुल ऐसे हुआ, और हमें इस बात का पता है। और हम आइंदा आने वाली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत गलत काम किया है, या फिर हमारे लिए भी ये सारा कुछ कर दिया जाए कि हमारी मेरे ख्याल में तो ये मामला फौरी तौर पे उठाना चाहिए, क्योंकि बात वही है, जब ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएंगे IMF की जानिब से तो IMF एतराज़ उठाएगा। तो क्या उस सूरत में हुकूमत जो है वो मुश्किल का शिकार नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी? फिर नहीं, वो तो करनी पड़ेंगी, जाहिर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक गलती होती है हुकूमत से, जाहिर है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े मेहनती भी हैं, लेकिन कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका जो है वो काम ही शायद ऐसा होता है कि अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है, और एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जिनका जो रावलपिंडी रिंग रोड का मामला था, फिर डस्का इलेक्शन का मामला था, फिर और इसके अलावा 1-2 मामला थे जिनमें उनका नाम था, उनको जो है वो सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड जो है वो उनको लगाया गया, और बड़े ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट हैं उनको लगा दिया गया। तो ऐसे लोग जब आते हैं डिसीजन मेकिंग में, जब वो शामिल हो जाते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद यही होता है कि ऐसे जो है वो काम किए जाएं जिन पे ना सिर्फ पर्दा हो बल्कि वो किसी को पता ना लगे। बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो अब वो वक्त आ गया है कि बेसी में मौजूद काली भेड़ों की निशानदही की जाए ताकि हुकूमत आने वाले वक्तों में मुश्किलात का शिकार होने से बच जाए। नाज़रीन, एक और अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में सरकारी अफसरान की मिली भगत से अरबों रुपए की जायदादों के जाली दस्तावेजात तैयार करने का स्कैंडल सामने आया है। जबकि इस स्कैंडल में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमशेद टाउन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिकॉर्ड ऑफिस समेत दीगर अफसरान के मुलव्विस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। और एंटी करप्शन ने केस का हतमी चालान भी अदालत में जमा करवाया, जबकि चालान में सरकारी अफसरान जो हैं उन्हें नामजद किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा से। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये मामला क्या है और कितनी ज़मीनों के जाली दस्तावेजात तैयार किए गए थे? जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बेशतर जो खासतौर पर सरकारी ज़मीनें हैं या प्राइवेट लोगों ने खरीद रखी हैं, उनका जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो लोगों के नाम होती हैं, वो सरकारी ऑफिस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन वहाँ पर ये तवातुर से केसेस अब सामने आ रहे हैं कि जो ज़मीनें किसी और के नाम होती हैं उसके बाद फिर जाली दस्तावेजात बनाकर वो किसी और को मुंतकिल कर दी जाती हैं, जिसमें जालसाजी से आप गिफ्ट डीड कहें, सेल डीड और इस तरह की दस्तावेजात जो है जालसाजी से बनाकर कब्जा भी कर लिया जाता है। इस तरह एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से जो सुराग लगाया गया, जिसमें बताया गया है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और इसके अलावा DHA में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के तकरीबन 23 जायदादें हैं, जो कि जमशेद टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं और खासतौर पर मामूली एहलकार भी इसमें मुलविस हैं, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही खानदान के लोगों के नाम मुंतकिल कर लिए, और उसके बाद फिर रिकॉर्ड भी सरकारी जो दफातर है उनके अंदर जाके चेंज कर लिया। ज़मीनें किसी और की थी, प्लाट्स किसी और के थे, जायदादें किसी और की थी, और नाम अपने रिश्तेदारों के बाद तब्दील करने के बाद किसी एक को पहले मुंतकिल किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह जो है मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि 32 जो है अफसरान जिसमें शामिल है उनको नामजद किया गया है, और इस केस में अब तक जो है 23 मुल्जमान जो चालान में बताया गया है कि वो मफरूर हैं, और 9 मुल्जमान जिसमें सरकारी अफसरान शामिल हैं उसमें जो है वो जमानत पर हैं।
कौन लोग हैं जो इसे कंप्यूटराइज होने से रोक रहे हैं? क्योंकि अगर तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाते हैं तो उसमें फिर हेरा फेरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें, मुझे बिल्कुल अदालतों में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में याद है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जो आला हुकाम को, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को तलब कर करके बार बार कहा कि जो आप जब भी किसी प्लाट का, किसी ज़मीन का तनाज़े के ऊपर रिकॉर्ड मांगते हैं तो पता चलता है जी रिकॉर्ड तो उनका मैनुअल था वो जल चुका है, दूसरा रिकॉर्ड ही नहीं, तो आप इसको मरहला वाइज करें, मरहला वार करें, लेकिन इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करें। तो उन्होंने एक दफ़ा सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने खुद इंकशाफ किया था कि 1985 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 2,40,000 प्रॉपर्टीज जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो इस तरह धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए, यानी कि बोगस रिकॉर्ड था। 2,40,000 अब ये मामूली नहीं है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 डेट्स में उनको टाइम दिया कि इन सारे रिकॉर्ड को आप जो है वो मैनुअल था उसको कंप्यूटराइज करें, तो उस दौरान उन्होंने जो उसी दौरान यानी कि समातों के दौरान जब चीज़ें की तो तकरीबन 1100 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड बोगस था, असल मालिक कोई और थे, उसकी जाली दस्तावेजात बनाकर वो प्लाट किसी और को दे दिए गए। इसी तरह हम देखते हैं सिंध की अदालतों में तो जो मुलाजमीन है मुख्तलिफ सोसाइटियों में वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्लाट बुक्स करवाते हैं, किस्तों पर प्लाट लेते हैं, वो पूरी की पूरी सोसाइटियां कब्जा कर ली जाती हैं, वो किसी और को या तो गोठ बना दिया जाएगा या फिर कब्जा करके वो सोसाइटी ही बेच दी जाएगी। उसके असल मालिकान कोई और होते हैं जो 40-50 साल से वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सोसाइटियां ही किसी और को दे दी जाती हैं। तो ये जो हमारा बेसिक केस है, जो आज का जो चालान है, उसको अगर आप लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें हेर फेर में बुनियादी तौर पर सरकारी अफसरान मुलविस पाए जाते हैं और उसके बाद फिर आखिर में जब अदालतों की तरफ से हुक्मनामे जारी किए जाते हैं या मुतासर फरीकीन, ऐसे ही तो नहीं हो जाती है ना। कौन लोग हैं जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं? क्या ये सियासी मामला है या फिर माजरा कुछ और ही है? देखिए, अगर कोई सियासतदान भी हों तो उनके फ्रंट मैन या तो प्राइवेट लोग होते हैं या फिर उनके लिए ही काम उन्हीं के अपने ही लोग जो तैनात कराए जाते हैं, किए जाते हैं, वही उनके लिए काम कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि आप एक चैन के साथ चैन मिलाएंगे तो फिर उसके बाद फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका हेड किसी मिनिस्ट्री में होगा या किसी बड़े ओहदे पर फायज होता है, चाहे वो सियासतदान हो। लेकिन बुनियादी तौर पर तो जो नजर आने वाले हैं जिनके ऊपर मलबा भी गिरता है, यानी कि अगर कोई स्कैंडल बेनकाब होता है तो उसके अंदर जो पता चलता है तो वो तो इसी टाइप के क्लर्क या पेशकार या जूनियर क्लर्क टाइप के लोग सामने आते हैं जिनके ऊपर केसेस भी दायर होते हैं, वो अदालतों में पेशियां भी जो है भुगतते हैं। लेकिन पीछे उनके जाएंगे तो वो सियासतदानों के नाम आते हैं। लेकिन चूंकि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिन्होंने तहकीकात करनी है, वो भी आपको पता है मजबूर होते हैं, फिर वो उन्हीं को सामने रखते हैं जिनके जो है वो नामों पे प्लाट या सेल डीड या गिफ्ट डीड बनाई जाती हैं, फिर उन्हीं के ऊपर मलबा गिरता है। लेकिन जो असल जो मुल्जमान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सियासत में हो या मिनिस्ट्रीज में हो, उनके ऊपर तहकीकाती इदारे भी हाथ नहीं डाल पाते क्योंकि वो भी बेबस होते हैं, क्योंकि जो तहकीकात करने वाले होते हैं उनको भी किसी न किसी ने इसी तरह जो है वो सिफारशी या रिश्वत दे के ही भर्ती किया होता है तो मुबैना तौर पर। तो इसी वजह से जो है वो भी मजबूर होते हैं, उनके भी हाथ पांव कटे होते हैं। अदालतों ने जो अहकामात दिए आज तक वो रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज नहीं किया गया जमीनों का। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 2085 से लेके 2020-22 तक जो रिकॉर्ड सामने आया था उसमें से 2,40,000 जायदादों की जो एंट्री थी वो बोगस थी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने चूंकि हमें मावनत की, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने आपने मावनत की, अदालतों ने हमारी मावनत की, हमने जो सुराग लगाया इब्तिदाई तौर पर इन्हीं दिनों में 1100 प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड का जो लगाया गया वो बोगस है। अब जो ये 26 के करीब जो जायदादें हैं जिसमें DHA और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की शामिल हैं, उसमें भी बोगस जालसाजी से ही रिकॉर्ड में रद्दोबदल की गई। शाहिद, तकरीबन सिंध भर में ही ये सूरत हाल है जो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम सुबह सिंध की ही बात कर लें तो कितने फीसद ज़मीनें हैं जो कि कंप्यूटराइज है जिनका रिकॉर्ड, और कितने फीसद ऐसी हैं जिनका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है? 2018 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे तो तकरीबन चीफ जस्टिस जैसे गुलजार अहमद थे उस दौरान हमने देखा कि आधी से ज़्यादा जो ज़मीनें थी उनका रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। लेकिन जो हैरान कुन सूरत हाल एक और बताऊँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि शहर भर में जो पार्क थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि पिछले चीफ जस्टिस उनका ताल्लुक भी जो है कराची से था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, तो उन्होंने जब रिकॉर्ड की छानबीन कराई तो कराची में 36,000, ये 3600 या 36 फुट की बात नहीं कर रहा, 36,000 जो रिफाई प्लाट्स है और प्ले ग्राउंड्स उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, उनके भी दस्तावेजात बनाकर वो भी बेच दिए गए। यानी कि वो सरकारी जो मास्टर प्लान के मुताबिक सरकारी नक्शे के अंदर मौजूद थे उन प्लाट्स को भी जो है वो कब्जा करके उनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर जो उनको भी फरोख्त कर दिया गया, वो आज तक खाली नहीं हुई। ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर हुआ, चंद दीवारें गिराई गई, चंद जगहों पर जो है वो हमने देखा टेंट वेंट कुछ इस तरह की लगाई गए, लेकिन उसके बाद फिर आज तक उसी तरह लोग काबिज
अथॉरिटीज़ हैं और हुकूमत बेबस है, ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। जिस तरह प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर नए नामों से सोसाइटीज़ बना दी गई और नए नामों से लोगों ने जाके कब्जा कर लिया, उनको भी बेदखल कोई नहीं कर सकता क्योंकि ज़मीनें किसी और की थी, वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। कई ऐसे खानदान हमें मिलते हैं कि बाप ने बुक कराया था, उसके बाद फिर बेटा केस लड़ते लड़ते मर गया, उसके बाद फिर उनकी औलाद केस लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन आज तक उनकी प्रॉपर्टीज खाली नहीं हो सकी हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है शाहिद इस हवाले से, जिस तरह से आपने बताया कि ठीक है केस जो है वो अदालत में चला गया, उसके बाद अदालत की जानिब से ही इस केस में सरकारी अफसरान समेत 32 अफराद को नामजद किया गया, जबकि 23 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं उसमें, जबकि उसके अंदर से भी 9 मुल्ज़िमान जमानत पर रहा है। तो वो जो मफरूर हैं, क्या उनका आज तक कोई सुराग लगाया जा सका है, उन तक रसाई हो सकी है? देखिए, इस किस्म के दिलचस्प बड़े केस आते हैं क्योंकि जो सामने आ जाते हैं फ्रंट पर, जिनके किसी न किसी वजह से जमानतें ले ली जाती हैं या फिर वो लोग जो चालान में या केस में उनका रोल थोड़ा सा मामूली था, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, इब्तदाई तौर पर वो फेस कर लेते हैं ट्रायल को। वो कुछ अर्से के बाद जब बरी हो जाते हैं तो फिर जो मफरूर थे, जिनका असल किरदार था, वो अदालतों में आते हैं। देखें जी, वो इतने मुल्ज़मान तो बरी हो गए, केस ही बोगस था, यानी कि जो बोगस काम करने वाले हैं, जो फेक काम करने वाले हैं, झूठी दस्तावेजात बनाने वाले हैं, जिन्होंने लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करा लिया, जालसाजी कर ली, वो केस को ही बुनियादी तौर पर झूठा और वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर जो है वो बदनीति से केस बनाया गया था, वो बदनीति से बनाया गया केस करा देकर दूसरे मरहले में वो भी बरी हो जाते हैं। यानी कि जो मफरूर हैं, जिन्होंने इब्तदाई ना तहकीकात ज्वाइन की और ना ही ट्रायल ज्वाइन किया, वो भी इब्तदाई मुल्ज़मान जिन्होंने फेस किया, जिनका रोल इंतहाई कम था, उसके बाद ये भी बरी हो जाते हैं। यानी कि ना उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो पाता है, ना उनके ऊपर जुर्म साबित हो पाता है जो बाद में आए, जो मफरूर थे। और जो एक प्रैक्टिस रही 2-4 साल, जिस तरह अदालतों में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद फिर अदालतों में ट्रायल चलता रहा, जजेस का और सबका टाइम भी लगता रहा, वो भी प्रैक्टिस भी जीरो की जीरो रह जाती है। सूरत हाल है क्या अभी वो 23 मुल्ज़िमान जो है वो मफरूर ही हैं? इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन इस चालान में लिखा गया उसमें बताया गया कि इनको जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है, उहदे से हटाया, बरतरफ नहीं किया गया, मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन वो कितने अर्से तक मुअत्तल रहेंगे? जब ट्रायल खत्म हो जाएगा, जब वो कहते हैं ना कि जब उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे कुछ अर्से के बाद, तो यकीनन फिर वो उनकी पिछली डेटों में उनकी मुलाजमत भी बहाल हो जाएगी, उनकी मरात, उनकी तनख्वाहें भी उनको वापस मिल जाएगी, और जो जिनकी जायदादें थी असल, वो हाथ मसलते रह जाएंगे। तो ये है असल मामला कि ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज ना होना, और उसके बाद फिर जो खासतौर पर इस तरह के स्कैंडल में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और जो सरकारी जो लोग मुलव्वस होते हैं, उनकी वजह से आम लोगों को खासतौर पर नुकसान हो रहा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर वो पराग खरीदते हैं, और वो अपनी औलादों के लिए जायदादें बनाते हैं और उनको बेचारों का क्या कसूर है जो उन जमीनों के असल मालिक होते हैं? ये तो धोखा, फ्रॉड से जो है जाली दस्तावेजात बना लेते हैं और दूसरे लोगों को जमीनें ट्रांसफर कर देते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है? वो कहाँ जाएं और ये किस तरह से साबित कर देते हैं कि ये ज़मीन तो उनकी थी ही नहीं? बुनियादी तौर पर यही रहता है क्योंकि अदालतों में वो चूंकि सरकारी अफसरान होते हैं, उसके बाद फिर कई दफ़ा ये भी पता चलता है कि उनकी जो फीसें हैं वो भी गवर्नमेंट के खाते से ही वकीलों को दी जाती हैं। तो इस तरह तो वो अपने आप को जो है वो मुजरिम के बजाय वो बाइज्जत बरी करवा लेते हैं, लेकिन असल आदमी जो रुल रहा है वो इसी तरह के जो हुकूमत की एक जो मैकेनिज्म होता है कि एक आम आदमी को उसको रिलीफ देना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है, उसको महफूज बनाना है, वो नहीं बनाया जाता। इसी वजह से आम जो शहरी वो रुल रहा है, और उसके बाद फिर लोगों के जो चाहे वो सियासतदानों के हों या जो आला ओहदों पर फायज अफसरान हों, उनके जो फ्रंट मैन हैं वो इसी तरह बीच में किरदार अदा करते हैं। वो न सिर्फ जायदादों के ऊपर कब्जे भी हो रहे हैं और इसी तरह सोसाइटी केस जो होते हैं वो अदालतों में चले जाते हैं, तो उसके बाद भी क्या सिंध हुकूमत को ये होश नहीं आया कि बाकायदा तौर पे कोई ना कोई इसका कानून साजी की जाए, कुछ बनाया जाए, इस हवाले से ऐसा लाएअमल इख्तियार किया जाए ताकि कंप्यूटराइज मामलात हों और कोई भी धोखाधड़ी ना कर सके? कानून साजी की है ना, आपको याद होगा ना, अभी किसी और सूबे में कानून साजी इस तरह की नहीं हुई जिस तरह सिंध में कानून साजी हुई है। जो सिंध हाई कोर्ट में सिविल केसेस से जो सिंध हाई कोर्ट में जेर समात थे, उनके साथ कानून साजी करके वो केसेस ट्रायल कोर्ट को शिफ्ट कर दिए ना, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिए। तो ये कानून साजी हुई ना, जो अपने हक में बेहतर हुई। इसी तरह तो कानून साजियां हो रही ना, बड़े अच्छे से हो रही है। जी बिल्कुल, ये तो जो आम आदमी उसके हक में कानून साजी नहीं होती आजकल। तो फायदा तो उन लोगों को ही होगा जो फ्रॉड कर रहे हैं, पिसेगा तो फिर भी आम ही। नाज़रीन, इस हवाले से गौरतलब बात यह है कि कोई मौसर कानून साजी वाकई ही में होनी चाहिए ताकि वो लोग जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से अपनी जायदाद बनाते हैं वो उससे महरूम ना हो। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और स्कैंडल आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्तान जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में गैर कानूनी भर्तियों और जायद अदायगियों का एक और स्कैंडल सामने आ गया है और 275 डेली वेजेस मुलाजमीन को हुकूमती कवायद ज़वाबित के खिलाफ भर्ती किया गया है, जबकि गैर कानूनी भर्तियों और जायद अदायगियों से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुँचाया गया है। सरकारी दस्तावेज़ात ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में होने वाली बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया है। ये भांडा कैसे फूटा है, तफसीलात जान लेते हैं हमारे दाए मुल्तान ज़हीर अब्बास से। ज़हीर, बताइए आखिर ये मामला सामने कैसे आया है? जी, आए रोज़ जो है वो मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन का स्कैंडल सामने आ जाता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने इसी प्रोग्राम में एक स्कैंडल ब्रेक किया था कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में तकरीबन 500 से ज़ायद जो है वो गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं। तो उनका स्कैंडल जो ब्रेक किया था उसमें उनको तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की गई थी। उसी से मिलता जुलता स्कैंडल जो है वो दोबारा मंजरे आम पर आया है। जो हमारे पास सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद है, इसके मुताबिक 275 मुलाजमीन को कवायद के बरक्स भर्ती किया गया। कवानीन के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत के वादा करदा है उनके मुताबिक अगर आपने डेली वेजेस मुलाजमीन भी भर्ती करने हैं तो उसका भी तरीकाकार वही है जो आप रेगुलर मुलाजमीन जो है उनको भर्ती करते हैं कि अखबार में पहले इश्तिहार देंगे, अखबार में इश्तिहार के बाद जो है वो आप दरखास्तें वसूल करेंगे, दरखास्तें वसूल करने के बाद जो उम्मीदवार हैं उनको शार्ट लिस्ट करेंगे, शार्ट लिस्ट करने के बाद आप इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, उसके बाद तकर्री नामे जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि सरकारी मुलाजमत के लिए लाजमी है, चाहे वो रेगुलर बेस पे मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हो या डेली वेजेस मुलाजमीन। ये जो 275 मुलाजमीन को भर्ती किया गया गाय बगाए, तो इनमें इस जो सरकारी तरीकाकार है, जो हुकूमती तरीकाकार है, उसको अडॉप्ट ही नहीं किया गया। ना ही अखबार में इश्तिहार दिया गया, ना ही कोई शार्ट लिस्ट उम्मीदवार किए गए, ना इनसे किसी किस्म का इंटरव्यू किया गया। इस हवाले से हमने स्टोरी ब्रेक की थी, तो क्या वो रिकवरी आज तक हो सकी है कि नहीं हो सकी? जी, रिकवरी की हद तक अगर बात की जाए तो रिकवरी तो किसी किस्म की नहीं हो सकी। जो इन्होंने एक्शन लिया वो सिर्फ जो डेली वेजेस मुलाजमीन का पहले जो स्कैंडल आया था 500 से ज़्यादा मुलाजमीन का, उनको नौकरियों से फारग किया गया, क्योंकि उसमें भी जो सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब हैं वो बराह रास्त उन्होंने नोटिस लिया था, जिसके बाद उन्होंने हुक्म दिया था कि अगर इनके तरीकाकार गलत है, गलत तरीके से भर्ती हुए हैं तो इनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए। जिसके बाद सीओ हेल्थ ने जो है वो इंक्वायरी की। इंक्वायरी में साबित हुआ कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम के दौरान 500 से ज्यादा मुलाजमीन जो है वो तकरीबन 700 से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए थे। इमरजेंसी की 500 भी नहीं, 700 से ज्यादा मुलाजमीन थे जिनको गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया था। तो उसके बाद जो है अब तक उसकी क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी, वो 700 के करीब जो मुलाजमीन थे उनमें से कुछ जो मुलाजमीन थे वो शहबाज शरीफ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ के थे, कुछ जलालपुर पीरवाला के थे। जो डेंगी वर्कर्स थे उनकी तादाद तकरीबन 500 से ज़ायद थी, तो उनको नौकरियों से बरतरफ किया गया था। रिकवरी की अगर बात की जाए तो रिकवरी की शरह उस तरह से नहीं है, चाहे वो महकमाना इंक्वायरियों के बाद रिकवरी की सिफारिश की जाए या फिर एंटी करप्शन में जो जारी इंक्वायरियाँ हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो रिकवरी की शरह बिल्कुल ही कम है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को जो नुकसान होता है उसका अदाला नहीं हो पाता। अब देखें कि जो 500 मुलाजमीन थे वो 2018 से लेकर 2024 तक तनख्वाहें वसूल करते रहे। अब ये 6-7 साल के दौरान उन्होंने कमोबेश 85 करोड़ रुपए जो है उनको तनख्वाहों की मद में अदा किए गए। अब उन्हें नौकरियों से बरतरफ तो कर दिया गया मगर रिकवरी किसी किस्म के सामने नहीं आ सकी। अब देखिए, अगर वो गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए थे तो उनसे रिकवरी किसने करवानी थी? अब रिकवरी की जो शरह है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को जो नुकसान होता है उसका अदाला नहीं होता। बहरहाल ये अच्छा इकदाम है कि जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए थे उसको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो इंतजामिया है उन्होंने नौकरियों से बरतरफ किया। ठीक है ज़हीर, इस तरह की स्टोरीज तो हम बेशुमार ब्रेक कर चुके हैं, एक दो नहीं बहुत सारी जो है स्टोरीज हमने ब्रेक की हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गैर कानूनी भर्तियों और जायद अदायगियों पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया जाता है? जी, माजी में भी जब हमने उनसे मौक़िफ़ के लिए बात की तो उनका वही रवायती जो उन्होंने मेरे ख्याल में रटा रटाया जुमला याद किया हुआ है कि तमाम तर भर्तियां जो है कवानीन के मुताबिक हैं। हाँ। अब उनके इस मौक़िफ़ को अगर तस्लीम किया जाए तो 500 से ज़ायद मुलाजमीन को जो है वो गैर कानूनी भर्तियां करार देकर निकाला क्यों गया है? अब देखें कि उनका जो पहले हमें मौक़िफ़ दिया गया वो भी गलत साबित हुआ। सामने आई थी तो फिर इतने ज्यादा मुलाजमीन को क्यों निकाला गया? फिर
जी यही सवाल है ना कि अगर उनकी जो भर्ती है वो कानून के मुताबिक थी और तमाम तर तरीकाकार जो सरकारी उसको अडॉप्ट किया गया था, तो उन्हें नौकरियों से बरतरफ क्यों किया गया? अब भी जब हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की बात की तो उनका यही कहना था कि हमने क्या उनसे जब महकमाना इंक्वायरी के दरमियान सवाल हुआ कि भाई ये जो आपने भर्तियां की हैं ये गैर कानूनी है या कानूनी है, तो उस वक्त वो कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके थे। अगर वो कानूनी तौर पर भर्तियां होती तो वो तमाम रिकॉर्ड देते कि हमने इस अखबार में इश्तिहार दिया था। इतना बड़ा मामला सामने आने के बावजूद भी वो 275 मुलाजमीन आज भी अपनी सीटों पर मौजूद है, जबकि ये बात वाज़े हो चुकी है कि इनकी जो है वो गैर कानूनी तरीके से हायरिंग की गई थी। जी उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इस टाइम जो सीईओ हेल्थ हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज की अपनी मजबूरियां होती हैं, साफ कर उनके पास उतने इख्तियारात नहीं है जो मुस्तकिल सीईओ हेल्थ के पास होते हैं। यही वजह है कि वो शायद अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है या अपने जो साथी मुलाजमीन है जो उनके मतहत अमला है उसको नाराज नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, जिसके बायस अभी तक एक भी मुलाजमीन जो इनमें से 275 मुलाजमीन है हावी हो जाते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन की जानिब से तो इसकी इंक्वायरी शुरू की गई थी, उसकी कोई पेशरफ्त है? जी एंटी करप्शन की इंक्वायरियों की अगर बात की जाए तो वो महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ एक इंक्वायरी नहीं है, मजमूई तौर पर 5-6 मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ जो हैं वो जारी हैं, जिसमें ये गैर कानूनी भर्तियों की एक इंक्वायरी भी है। अगर बात की जाए जायद अदायगियों की तो 23 करोड़ रुपए से जायद अदायगियों का केस जो है वो भी एंटी करप्शन में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जो है वो फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को होने वाले नुकसान का अदाला भी नहीं किया जा सका, ना ही किसी जिम्मेदार का तयन करके उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सका है। अगर बात की जाए पिछले दिनों में जो कार्रवाई की गई एंटी करप्शन की तरफ से, तो उन्होंने एक स्कैंडल पे जो है वो कार्रवाई की थी, वो जाली अद्वियात का स्कैंडल सामने आया था, सरकारी अद्वियात जो है वो ओपन मार्केट में फरोख्त की जा रही थी, तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया था। गाय बगाए उन्होंने 8 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार भी किया था। लेकिन ज़हीर हमें यह भी पता चला था कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले की असर नो इंक्वायरी का हुक्म दिया था और ये भी कहा था कि बाकायदा तौर पर सारी रिकवरी भी की जाए, उसकी हिदायत भी जारी की गई थी, तो वो मामला किधर गया? ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ही निशानदेही की थी, पहले भी जो 700 के करीब मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पतालों में थी या महकमा सेहत के अपने दफ्तर में जो मुलाजमीन भर्ती किए गए थे, उनकी निशानदेही भी जो करने वाला इदारा था वो आर्डर टू काम थे। आर्डर टू काम ने ही उस बड़े पैमाने पर गैर कानूनी भर्तियों का भांडा फोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्शन दी थी महकमा सेहत के अफसरान को कि इसकी इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब जो है उन्होंने अहकाम दिए थे सीईओ हेल्थ को, तो सीईओ हेल्थ ने उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। इंक्वायरी कमेटी ने जो फाइंडिंग दी थी उसकी बुनियाद पर ही तमाम तर मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया था। अब इस बार भी हुआ यही है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम तर गैर कानूनी भर्तियों की और ओवर पेमेंट की जो है वो निशानदेही की गई है, जिसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में ये मामला जेर बहस आया है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने भी महकमा सेहत के अफसरान को यही हिदायत की है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए और जो ओवर पेमेंट हुई है उसकी रिकवरी यकीनी बनाई जाए और जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं तो वो हिदायत है ना जो जारी की जाती हैं, अगर इस महकमे को अगर शफाफ तरीके से चलाना है तो उसके लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं? जी इकदामात तो ये होने चाहिए कि जो गैर कानूनी तौर पर भर्तियां हैं उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब देखें कि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन दस्तयाब होती हैं, आपका जो भी प्रोसेस हो वो ऑनलाइन हो, ताकि लोगों को पता हो कि इतनी सीटें आई हैं, वो अप्लाई करें। वो सारा सिस्टम जब ऑनलाइन होगा लोगों को पता होगा इतने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, इतनों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इतने जो है मुलाजमीन उनके तकर्ररनामे उनको बांटे गए हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम अगर हो जाए तो तमाम तर जो खामियां हैं कोताहियां हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी जानब अगर महकमा सेहत के अंदर ही शफाफियत आ जाए, जो महकमा सेहत के अफसरान है वो अपने चहितों को नवाजने का सिलसिला बंद कर दें, तो ये रास्ता जो है वो रोका जा सकता है। देखा जाए तो गैर कानूनी भर्तियों को रोकना बहुत ही आसान तरीका है, अगर वो तरीका अपना लिया जाए तो ये तमाम गैर कानूनी भर्तियां जो हैं वो रोकी जा सकती हैं। और वो सिर्फ तरीका ये है कि पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि पता हो किसको भर्ती किया जा रहा है और किसको भर्ती नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।